नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविनाश जीएस एकेडमी में। आज का हमारा ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का तीसरा लेक्चर है और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है पारिस्थितिक संरचना यानी कि इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और इससे पहले तक अभी दो वीडियो में हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट। आज हमारे तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक संरचना। दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी भी सारे सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात कि बहुत कम छोटे सिलेबस में ये हमें अच्छे मार्क्स गेन कराता है, क्योंकि इसके भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आसान से आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस में आते हैं। इसलिए आप इसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको ही कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स गेन करा देगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक संरचना। देखिए, इसमें ये चार तरह के इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर में चार चीजें होती हैं: प्रजातियों की संरचना, स्तरीकरण, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। अगर इनको एक शब्द बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में समझा जाए तो प्रजातियों की संरचना का मतलब है एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियां। ठीक है ना? एक किसी इकोसिस्टम में जहां पौधों और जानवरों की जितनी टोटल प्रजातियां हैं उसे हम कहते हैं प्रजातियों की संरचना। फिर दूसरा है स्तरीकरण। स्तरीकरण यानी कि पौधों की ऊर्ध्वाधर परतें, यानी कि जो हमारी वर्टिकल पौधों के जो वर्टिकल लेयर्स होती हैं उसको हम कहते हैं स्तरीकरण। फिर तीसरा है हमारा स्टैंडिंग क्रॉप यानी कि बायोमास की मात्रा। बायोमास क्या होता है? हमारे किसी भी क्या कहते हैं इकोसिस्टम में जीवित या रिन्यूएबल होने वाले ऊर्जा के स्रोत, जो कि हमें क्या कहते हैं जानवरों और पौधों पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है ना? वो कुल मिला के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो ही उसको हम कहते हैं बायोमास। उन सबको मिला के एक चीज बोली जाती है, उन्हें कहते हैं हम बायोमास। अभी इन चारों को हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे, पहले इनको शॉर्ट में बता देता हूँ। फिर है स्टैंडिंग स्टेट यानी कि अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा। ठीक है? इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं पदार्थ। ठीक है? अब इसको अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो स्पीसीज कंपोजिशन, देखिए प्रजाति संरचना में क्या क्या होता है। ये क्या कहते हैं भूगोल, स्थलीकरण और जलवायु के आधार पर इकोसिस्टम में दूसरे से अलग होता है। हर इकोसिस्टम में बायोटिक समुदाय होता है। हर एक आप हम लोगों ने इससे पहले समुदाय, कम्युनिटी और बाकी चीजों की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपने उसको याद किया होगा तो आप इसको बात को इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहेंगे। जो ये एक भूगोल, स्थलाकृति और जलवायु के आधार पर एक इकोसिस्टम में दूसरे से अलग होता है। हर इकोसिस्टम एक बायोटिक समुदाय होता है जो प्रजातियों के खास समूह से बना होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि सबसे ज्यादा संरचना उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के कोरल रीफ में पाई जाती हैं। ठीक है? और सबसे कम रेगिस्तान में और आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है? सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में और कोरल रीफ में, और सबसे कम पाई जाती रेगिस्तान और आर्कटिक क्षेत्रों में, जिसे हम कहते हैं स्पेसिमेन कंपोजिशन। स्पेसिमेन कंपोजिशन क्या था? एक सिस्टम में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियां। ठीक है? दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं स्तरीकरण। ये देखिए क्या है, इकोसिस्टम में वर्टिकल जोनेशन का होना अनुकूल पर्यावरण परिस्थितियों और उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि आप किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, जैसे पहले सबसे पहले घास होती है, फिर श्रब्स होती हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं ट्री बड़े होते हैं, तो उसका जो एक वर्टिकल लेयर होता है, पहले उस सबसे छोटी हाइट घासों की, फिर श्रब्स की, और सबसे ज्यादा हाइट होती है ट्रीज की। तो उन सबको मिला के जो उनका स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण, जो उनके लेयर होती है अलग अलग, उसे ही हम कहते हैं स्तरीकरण। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें लिखा है सबसे पेड़ सबसे ऊंची वर्टिकल परत होती है या लेयर पे होते हैं, जबकि झाड़ियां और जड़ी बूटियां और खास निचली परतों पे होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए कई माइक्रो हैबिट और जगहें भी प्रदान करते हैं। देखिए, इसकी डिटेलिंग दी गई है अंदर में और क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन साफ शब्दों में ये है कि जो पेड़ों की लेयर होती है, सबसे पहले घास, फिर श्रब्स और उसके ऊपर बड़े बड़े ट्री, तो उनकी लेयरिंग जो होती है किसी जंगल में या कहीं भी किसी इकोसिस्टम में, उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए कई माइक्रोहेबिटिक और जगहों में ही प्रदान करती है। ठीक है? ये वहां अनुपस्थित कम होती है जहां पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, यानी उनके अनुकूल अगर उनको वहां अपना एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो वहां पर इनकी, जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे रेगिस्तान है तो वहां पेड़ पौधे कम है। ठीक है? और कहीं पे अगर जहां जंगल है तो वहां पे बहुत अच्छी मात्रा में ये होते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। उदाहरण के लिए देखिए, लिखा भी है रेगिस्तान इकोसिस्टम में बहुत कम पेड़ और झाड़ियां होती हैं। तो ये उदाहरण इसीलिए मैंने लिख दिया कि यहाँ पे सबसे कम होते हैं पेड़ पौधे, यहाँ इसलिए वहां पे क्या कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन भी कम मिलेगा। और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? फॉरेस्ट में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप लिख भी लीजिएगा कहीं पे, मैं शायद यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ। वर्टिकल में हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ होगी? फॉरेस्ट में। और सबसे कम देखिएगा रेगिस्तान के इकोसिस्टम में, जहाँ पेड़ और झाड़ियां बहुत कम पाई, जब वहां बहुत कम पाई जाएगी तो वहां उनका लेवल भी यानी कि स्तरीकरण भी सबसे कम होगा। ठीक है?
उसके बाद है स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है कि एक इकोसिस्टम में जीवित बायोमास की मात्रा, जीवित बायोमास अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो देखिए बायोमास क्या होता है। बायोमास क्या होती है कि किसी भी एक इकोसिस्टम में, किसी भी एक क्षेत्र में वहां जीवित पेड़ पौधे या ऐसे एनर्जी के स्रोत जो इनसे हमें कहते हैं एनर्जी मिलती है और वो रिन्यूएबल होती रहती है, ठीक है ना, वो खत्म नहीं होती, वो रिन्यूएबल होती है। और क्या कहते हैं वो ऑर्गेनिक चीजों से मिलती है। तो उसे हम कुल मिला के सब कुछ, जैसे पेड़ पौधे और जानवर सारी दोनों ही चीजें आती हैं जीवित, तो उन्हें हम कुल मिला के कहते हैं बायोमास। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, एक इकोसिस्टम में जीवित बायोमास की मात्रा ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप यानी कि खड़ी फसल। इसे प्रति यूनिट एरिया में जीवों की संख्या या बायोमास के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे या जानवर सब लोग को मिल के जो होते हैं उनकी मात्रा में उसी बायोमास के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्टैंडिंग क्रॉप सबसे ज्यादा होती है वो जंगल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको जंगलों में, क्योंकि वहीं पेड़ पौधे जानवर सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। और जबकि सबसे कम स्टैंडिंग क्रॉप वाला इकोसिस्टम घास के मैदानों में पाया जाता है। हाँ, इसके बाद और उससे भी कम सबसे ज्यादा है शुष्क इकोसिस्टम यानी कि रेगिस्तान में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जंगलों में। उसके उससे ज्यादा कम पाया जाता है घास के मैदानों में और सबसे कम पाया जाता है शुष्क इकोसिस्टम यानी कि रेगिस्तान में। तो स्टैंडिंग क्रॉप आपकी खड़ी फसल क्या होती है, एक इकोसिस्टम में जीवित बायोमास की मात्रा, ठीक है। अगर बायोमास आप समझ गए होंगे जैसे मैंने बताया तो आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन याद हो जाएगी। फिर तीसरा फोर्थ है हमारा स्टैंडिंग स्टेट यानी कि खड़ी अवस्था। किसी भी समय मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की मात्रा को ही हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। देखिए दोनों में बहुत अच्छे डिफरेंस कर लीजिएगा। इसमें आपका अगर जितने भी जीवित बायोमास की मात्रा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। और खड़ी अवस्था स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, जिसमें मौजूद नाइट्रेट, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की मात्रा को स्टैंडिंग स्टेट करते हैं। दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर रखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे ये स्पीसीज का कंपोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग इसके चार स्ट्रक्चर के चार आपके क्या कहते हैं कारक हो गए, ठीक है। अब देखिए अगले डिफिनेशन में क्या आता है, इकोटोप। अब देखिए फिर से कुछ टर्म्स है उनको बहुत अच्छे से समझिए। इकोटोप क्या होता है, ये पायतन की वो सबसे छोटी स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकने वाली वो इकाई होती है जिसका मैपिंग और वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको एक, मान लीजिए कि किसी भी इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर एक छोटे से क्षेत्र को ले लेते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है कि हम वहां की उसको मैपिंग कर सके और उसको वर्गीकरण करके हम पूरे क्षेत्र का आइडिया लगा लेते हैं, या उसको उसकी मैपिंग करने के लिए, उसको समझने के लिए, हम उसकी वर्गीकरण करने के लिए, उसको हम मतलब उसकी स्टडी करने के लिए जो हम यूज करते हैं जो टर्म है उसे ही हम कहते हैं इकोटोप, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि ये विशिष्ट स्थान जहाँ मिट्टी, पानी, वनस्पति और जीव जंतु एक समान होते हैं उसे ही हम इकोटोप कहते हैं। ये उसकी कंडीशन है। अब देखिए एग्जांपल जैसे दिया गया, तालाब का एक हिस्सा निश्चित प्रकार की भूमि जैसे दलदल। तो इस जैसे तालाब के एक हिस्से से हम उसकी स्टडी करके पूरे तालाब का क्या है, वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर, कैसे एनवायरमेंट, उसको पता लगा सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसकी मैपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से निश्चित प्रकार की भूमि से दलदल का कर करके हम उस एरिया के, निश्चित प्रकार की भूमि से दलदल उसका पूरे एरिया की हम मैपिंग करके सब उसको समझ सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इकोटोप। दूसरा है कीटोन स्पीसीज। देखिए कीटोन स्पीसीज क्या होती है, वो प्रजाति जो अपने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और संतुलन को बनाए रखने में, अपने पारिस्थितिक तंत्र यानी किसी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और क्या कहते हैं संरचना और संतुलन को, यहाँ के बैलेंस की, इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए करने के लिए अपनी संख्या की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषता ये अन्य प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित के रखता है, इसके बिना इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है की स्टोन स्पीसीज की। ये स्टोन बेसिकली स्पीसीज ऐसी होती है वो अपने जो जिस इकोसिस्टम में रहती है उसके सारी चीज को, वहाँ के इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखती है और क्या कहते हैं पारिस्थितिकी की संरचना को भी मेंटेन रखती है। जैसे कि मधुमक्खी और शेर। शेर क्या रहता है, जहां भी रहता है क्या कहते हैं वहां के जीवों, छोटे जीवों को खाता है और क्या कहते हैं वहां के इकोसिस्टम मजबूत करता है। मान लीजिए अगर वो भेड़ों को नहीं खाएगा तो भेड़ बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा भेड़ हो जाएंगी तो वो सारे वहां के जितने भी क्या कहते हैं वेगिंग चीजें हैं, घास है, फूड है, पेड़ है, छोटे पौधे, सबको खत्म कर देगा, तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा वहां का इकोसिस्टम। इसलिए उसको क्या कहते हैं, कीटोन स्पीसीज। दूसरा है देखिए मधुमक्खी। पौधों को क्या कहते हैं जो फूल होते हैं उन पे परागण करने के लिए कौन होता है, जो रीजन है तो वो होता है मधुमक्खी। अगर ये हर जगह रहकर फूल नहीं चूसेगी, वहां परागण एक दूसरे दूसरे नहीं पहुंचाएगी तो वहां पे वो जो फूल और पौधे हैं वो नष्ट होने लगेंगे, वहां का इकोसिस्टम ब्रेक हो जाएगा। नोट देखिए इसे इकोसिस्टम की नींव की ईंट भी समझ सकते हैं। मतलब जो कोई किसी भी इकोसिस्टम होती है वहां की जो नींव की जो ईंट होती है, जो पहली जो बेस ईंट होती है, वो हम इसे क्या कह सकते हैं, कीटोन स्पीसीज के रूप में देख सकते हैं। जिस चीज को आपने कीटोन स्पीसीज को समझा। अब उसके बाद बात है, अगला है अम्ब्रेला स्पीसीज। अब देखिए अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती है, वो प्रजाति जिसके संरक्षण के लिए उठाया गया कदम
अप्रत्यक्ष रूप से उसी आवास में रहने वाले अन्य प्रजातियों की भी रक्षा करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि आप किसी इकोसिस्टम में अगर किसी एक जीव को आप बचाते हैं, तो उस जीव को बचाने की वजह से बाकी अन्य जीव भी ऑलरेडी सुरक्षित हो जाते हैं, यानी कि बच जाते हैं। तो उसे ही जो मेन स्पीशीज को बचाने के लिए इससे अन्य जीव भी संरक्षित हो जाते हैं, वही हमारी कहलाती है अम्ब्रेला स्पीशीज। विशेषता इसके लिए एक बड़े प्राकृतिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इससे जैव विविधता बनी रहती है। ये जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए भी बहुत आवश्यक है अम्ब्रेला। इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षण के अन्य प्रजातियों की सुरक्षा देना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक संरक्षण में अन्य प्रजातियों को सुरक्षा देना, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, जियान, पांडा। अगर आप एलिफेंट को सेव करते हैं तो उसके अलावा अन्य प्रजातियां भी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके साथ रहने वाले वो भी सेफ हो जाते हैं। मतलब एक को अगर संरक्षित करते हैं तो बाकी वहां के उस एनवायरमेंट या उस इकोसिस्टम के अन्य जीव भी संरक्षित हो जाते हैं। उसे हम उस स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। जैसे कि मान लीजिए आप अम्ब्रेला लेके खड़े हैं, ठीक है ना। अब आपने अम्ब्रेला तो आपके हाथ में है, लेकिन आपके अगल बगल और भी लोग, अगर एक दो लोग उसमें आ जाते हैं, अगर अम्ब्रेला आपका बड़ा है तो वो भी संरक्षित हो गए ना। तो उस तरीके से इसको इस टर्म में समझ सकते हैं आप, ठीक है। चौथा आता है फ्लैक्सिब स्पीसीज। अब फ्लैक्सिब स्पीसीज क्या है? वो प्रजाति जो किसी विशेष संरक्षण नियम के लिए प्रतीक या चेहरे, इस टर्म को देखिए ध्यान दीजिएगा, वो प्रजाति जिसे किसी विशेष संरक्षण नियम के लिए प्रतीक या चेहरे के रूप में चुना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना, संरक्षण के लिए धन जुटाना और जन जागरूकता को बढ़ाने को आसान करता है। इसलिए इसको हम फ्लैक्सी स्पीसीज कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी आपको संरक्षण को तैयार मतलब कि स्टार्ट करना है, कहीं पे कोई क्या कहते हैं जागरूकता निभानी है, तो आपने किसी एक उसके चेहरे को या उसको प्रतीक के रूप में ले लिया कि इसको हम क्या कहते हैं, इसकी वजह से हम इसको संरक्षण नियम के लिए ले रहे हैं। तो उसके वो ब्रांड, अब देखिए इसमें लिखा भी मैंने पॉइंट, ये एक ब्रांड एम्बेसडर या सुपरस्टार जानवर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षण के लिए जागरूकता, पैसा और सार्वजनिक समर्थन जुटाना था शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कि बंगाल टाइगर। अब देखिए क्या है, फ्लैक्सी स्पीसीज, जैसे बंगाल टाइगर बंगाल में रहता है, वहां की ये बहुत ही एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह है। अब बंगाल के लिए हम अब हमने रख दिया किसकी संरक्षण के लिए, हमने किसी क्या कहते हैं, अगर किसी वो चला अभियान चलाते हैं तो उसके लिए छंद जुटाना और उसकी जागरूकता फैलाना उसके संरक्षण के लिए, तो उससे ध्यान आकर्षित होता है। तो लोग भी जानते हैं बंगाल टाइगर। एशियन एलिफेंट, अब ऐसे एलिफेंट बहुत है लेकिन एशियन एलिफेंट की अलग से स्पीसीज है, तो उसको बचाने के लिए ये एक फ्लैगशिप के लिए काम करता है। तो देखिए मुख्य डिफिनेशन देखिए आ भी है कि एक ब्रांड एम्बेसडर या सुपरस्टार जानवर होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? फ्लैगशिप स्पीसीज। आपने तीनों को बहुत अच्छे से समझा होगा, मुझे उम्मीद है। आइए शॉर्ट में देखिए एक बार तीनों का आपको फिर से डिफरेंस करा देते हैं, जिससे क्या कंफ्यूज ना हो। देखिए कि स्टोन का जो हमारे स्पीसीज, उसका मेन काम क्या है? इकोसिस्टम को संतुलित करना और नष्ट होने से बचाए रखती है। वहां की वो कीटोन मतलब होती है, जैसे मैंने बताया ना कि एक जो उसके सिस्टम की नींव की ईंट होती है, जो बेसिक जो ईंट होती है वो होती है, ठीक है, वो होती है कीस्टोन, वो संरक्षित रखती है। दूसरा काम होता है अम्ब्रेला, एक के संरक्षण से अन्य प्रजातियों को सुरक्षा मिल जाती है, तो वो क्या कहलाता है? अम्ब्रेला स्पीसीज। और तीसरा फ्लैगशिप, संरक्षण की जागरूकता, पैसा और सार्वजनिक समर्थन जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये मुझे आशा है कि आप लोगों को तीनों डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कीस्टोन, अम्ब्रेला और फ्लैक्सिक स्पीसीज। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब एक टर्म आता है कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं वहन क्षमता। देखिए क्या लिखा है, किसी विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रजाति की उस अधिकतम संख्या को कहते हैं, किसी विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी प्रजाति की उस अधिकतम संख्या को कहते हैं जिसे वो उपलब्ध संसाधन जैसे भोजन, पानी, आवास बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक सहारा दे सके, वो उनकी वहन क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक इकोसिस्टम है, वहां जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, तो उसको खाने पीने के लिए संसाधन, हर चीज को जो अधिक कहते हैं मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो एक लंबे समय तक सहारा मिलता है, लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, तो वो उस इकोसिस्टम की कहते हैं वहन क्षमता होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। ये प्रजाति की संख्या वहन क्षमता से अगर अधिक हो जाती है तो संसाधन कम पड़ने लगते हैं और मृत्यु दर बढ़ जाती है। अगर इसी इकोसिस्टम वहन क्षमता अगर मान ली ज्यादा नहीं हुई, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, संसाधन कम पड़ गए, तो मृत्यु दर उनकी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, खाना मिलेगा, भूखमरी आएगी और बहुत चीजें और कंडीशन से बीमारियां होंगी, तो उसको खत्म हो जाएंगे और वहां पे संसाधन कम पड़ने लगी और जीव जंतु मरने लगेंगे, ठीक है। ये इसका वहन, इसलिए उस प्रजाति की वहन जो क्षमता होती है, अगर वो जो उसकी लिमिट है उससे अधिक हो जाती है, इससे हो जाती है जो उसकी लिमिट होगी उससे अधिक हो जाती है, तो उसकी वहन क्षमता से। ये प्रकृति का वो बिंदु है जहां जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाता है। मतलब ये कह रहा है, क्या कहते हैं कि जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है वो टर्म होता है जहां वो बिंदु है जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाती है, यानी कि एक बैलेंस मोड में रहता है वो इकोसिस्टम। तो वहां पे कैरिंग कैपेसिटी वहन क्षमता मान के चलते हैं कि अच्छा है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई प्रजाति अपने पर्यावरण के संसाधनों को इतना दोहन ना करे कि भविष्य में वो स्थान रहने लायक ही ना रहे। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट, इसको याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आया भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि देखिए क्या होता है कि कैरिंग कैपेसिटी की होती है कि वो बैलेंस करके चलता है। किसी भी इकोसिस्टम को इतने ज़्यादा उसका दोहन ना कर लिया जाए कि आने वाले जो भविष्य में जो हमारे जनरेशन्स हैं, उनको मिले ही ना, वो संसाधन ही खत्म हो जाए। भविष्य में रहने लायक वो जगह रहे ना। ठीक है ना? इसका एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है अनस्टेबल पॉपुलेशन यानी कि अस्थिर जनसंख्या। ये वो स्थिति है जिसमें किसी प्रजाति की संख्या बहुत तेजी से बदलती है और एक निश्चित स्तर पर स्थिर नहीं रह पाती। मानिए अगर स्टेबल है, मान लीजिए संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से घटने लगी है, लेकिन बैलेंस मोड में वो इकोसिस्टम नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल पॉपुलेशन, संख्या आप किसी प्रजाति की, तो हो जाएगा अस्थिर जनसंख्या। जब किसी क्षेत्र के संसाधनों के रहने वाले जीवों की संख्या को संभालने में सक्षम नहीं होता है, तो वो जनसंख्या अस्थिर कहलाती है। देखिए सीधे शब्दों में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी अगर क्षेत्र में अगर वहाँ के संसाधन यानी जीव संख्या को संभालने में सक्षम नहीं है, तो संख्या ज़ाहिर-सी बात है अस्थिर होगी। चाहे वो घट रही हो, चाहे वो बढ़ रही हो, लेकिन वो अस्थिर है। उसे ही हम कहते हैं अनस्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है? उसके बाद अस्थिरता का कारण क्या-क्या है, ये देखिए। संसाधनों की कमी, जैसे संसाधन कमी मैंने बोला, जैसे कि ऊपर बताया, संसाधन की कमी हो गई तो भूख को समझ प्राकृतिक आपदाएँ, कहीं बाढ़ आ गई, कुछ आग जंगल में आग लग गई, शिकारियों की कमी, शिकार भी आते रहते हैं, तो बैलेंस मोड होती है, जो उनकी जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है जानवरों की, उनको बैलेंस कर देता है। माइग्रेशन, बहुत ज़्यादा कहीं हमारे माइग्रेट करके सारे जानवर ये बहुत ज़्यादा माइग्रेट होके ज़्यादा हो गए, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना? इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ अनस्टेबल पॉपुलेशन। अब है ये देखिए बहुत अच्छा टर्म, इसको याद रखिएगा। इकोलॉजिकल ओवरशूट यानी कि पारिस्थितिक अतिरेक। पारिस्थितिक अतिरेक का मतलब होता है, ये तब होता है जब किसी मानव आबादी या जीव प्रजाति का भोग या उपयोग संसाधनों का उस पारिस्थितिक तंत्र की पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक हो जाता है। अब इसको समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इकोलॉजिकल ओवरशूट यानी पारिस्थितिक अतिरेक क्या है? सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ये एक वो स्थिति होती है, जहाँ है ना किसी इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में, जहाँ मानव की आबादी या कोई जीव जो भी वहाँ रह रहा है, उसका जो वो लोग यूज़ करते हैं, भोजन, पानी, जल, उनका उपयोग संसाधन है, जो नेचुरल संसाधन है, उनके पारिस्थितिक तंत्र के वहाँ जो डेवलपमेंट जो रिन्यूएबल होते रहते हैं, जैसे कि जल, पानी, भोजन, फल, ये सब रिन्यूएबल चीज़ें हैं। रिन्यूएबल होने की जो रेट है, उससे ज़्यादा बढ़ जाए, उसको उपभोग करने का, यूज़ करने की जो रेट है, उसको दोबारा बनने की रेट से जब ज़्यादा हो जाता है, तो वही कहते हैं जो स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल ओवरशूट। यानी जितनी तेजी से वहाँ के जो उत्पादन जो प्रोडक्ट है, जो हमारे संसाधन है नेचुरल, वो इतनी तेजी से डेवलप रिन्यूएबल नहीं हो पा रहे, लेकिन उससे पहले उसको हम खत्म कर दे रहे हैं, खा के यूज कर ले रहे हैं, तो वही वो स्थिति कहलाती है इकोलॉजिकल ओवरशूट। इस स्थिति में हम भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं, इसे ही इकोलॉजिकल और इसे इकोलॉजिकल डेप्थ कहते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस स्थिति में जब हम भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं, तो इसे इकोलॉजिकल डेप्थ कहते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा टर्म है, उसे याद रखिएगा, आया हुई चीज़ें हैं और आपको ये समझना बहुत है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इकोलॉजिकल ओवरशूट, ठीक है? देखिए सरल अर्थों में अगर इसे कहा जाए, जो आबादी अपने क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी को पार कर ले, है ना? तो वही हमारी क्या कहलाती है इकोलॉजिकल ओवरशूट। जैसे कि वनों कटाई, जैव विविधता के नुकसान, CO2 जमाव, मीठे पानी की कमी, यही चीज़ें मैंने संसाधनों को जिस तरीके से वो यूज़ कर लेते हैं उस रेट से ज़्यादा, जिस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे वो रिन्यूएबल नहीं होता है, उसकी ज़्यादा स्पीड से हम उसे यूज़ कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल ओवरशूट, ठीक है? अब आता है बायोटिक बायोटिक पोटेंशियल यानी कि जैविक क्षमता। देखिए किसी प्रजाति की वो अधिकतम प्रजनन क्षमता जिससे वो जब प्राप्त करती है जब पर्यावरण में उसके लिए सभी स्थितियां आदर्श हों। ये बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं जैविक क्षमता किसी की तब बढ़ जाएगी, उसकी जनसंख्या तब बढ़ेगी जब उसके लिए पर्यावरण में रहने के लिए जो सारी स्थितियां होगी, जो भी कहते हैं अगर आसपास का एटमॉस्फेयर होगा बहुत उसके सपोर्टिव होगा, तभी वो अधिकतर प्रजनन करेंगे, अच्छा प्रजनन करेंगे तो अच्छे तरीके से उसको वो फलें फूलेंगे, है ना? अच्छे तरीके से डेवलप होगी उनकी क्या प्रजाति स्पीसीज, तो उसे हम कुल मिला के कहते हैं जैविक क्षमता किसी भी जीव जंतु पौधों की, ठीक है? फिर है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पर्यावरणीय प्रतिरोध। अब ये बहुत अच्छा टर्म है। जैविक क्षमता को रोकने वाले कारक, जैसे आपने मैंने बताया ना जैविक क्षमता कैसे बढ़ती है जब आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है, अच्छी तरीके से संसाधन मिलते हैं, खाने पीने की चीजें मिलती है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, तो उसको डेवलप कर जाते हैं। तो उस जैविक क्षमता को रोकने वाले कारक जैसे कि भोजन की कमी हो गई, बीमारी आ गई, सूखा पड़ गया, शिकार हो गया, उसके बाद आपस में लड़ाई हो गई, तो वो डेवलपमेंट को रोकती है, वो कारक जो उनको डेवलपमेंट को रोक देता है उसे ही हम कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। फिर एक बार में देखिए ऑटो इकोलॉजी स्वपारिस्थिति। अब स्वपारिस्थिति क्या होती है? वो शाखा जिसमें किसी एक विशेष प्रजाति एवं एक जीव का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, पर्टिकुलर किसी इकोसिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर जीव, पर्टिकुलर प्रजाति या किसी जीव की उसके पर्यावरण में, जैसे पर्यावरण में वो रह रहा है, उनके संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, यानी स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन दोस्तों ये आते हैं, इनको आपको बहुत माइंड में रखना पड़ेगा। एक एनवायरमेंट रजिस्टर बहुत अच्छा था, बायोटिक पोटेंशियल बहुत अच्छा है, आपको एक लॉजिकल ओवरशूट समझाया, कि जो रेट होती है यूज करने की अगर वो रिन्यूएबल प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाती है वहाँ लॉजिकल ओवरशूट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है साइनो इकोलॉजी।
तो साइनिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिस किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों का समूह और उनके पर्यावरण के बीच का था। ये ऑटो इकोलॉजी में क्या था, पर्टिकुलर एक प्रजाति या एक जीव का उसके पर्यावरण के साथ संबंध, और इसमें क्या है कि विभिन्न प्रजातियों के समूह का उनके पर्यावरण के बीच आपसी संबंध का अध्ययन करना जाता है, उसे हम साइनिकोलॉजी कहते हैं, यानी कि समुदाय पारिस्थितिकी। देखिए शब्दों से समझ में जाएगा, समुदाय पारिस्थितिकी और ये क्या था, स्वपारिस्थितिकी यानी कि सिंगल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाला, दोनों में डिफरेंस है, आप ये याद रखिएगा। इतना ही इसमें डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी चीज, वो पर्टिकुलर एक जीव प्रजाति के लिए, ये प्रजातियों के समूह के लिए, इसे समुदाय के लिए। ठीक है, फिर आता है दोस्त ये इकोसिस्टम सर्विसेज, पारिस्थितिक की सेवाएं। ये देखिए बहुत अच्छा टर्म, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक हमारे लिए वो जो भी मुफ्त मुक्त देती है, जैसे हवा साफ करना, पानी शुद्ध करना, फसलों के परागण करना, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं कहलाती हैं। कुल मिला के आप ये समझिए कि कोई भी इकोसिस्टम में जहाँ जैसे हम लोग रह रहे हैं, इकोसिस्टम में जो नेचर है क्या करता है, हमारे लिए फल बनाता है। फल हम लोग तो बनाते नहीं, हम लोग सिर्फ पेड़ लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं, उसके बीच में लगाते हैं, वो अपने आप डेवलप होता है, उसको जल मिलता है, पानी मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो सब नेचुरल चीजें हैं, वो हमें सेवा दे रहा है, उससे उसको डेवलप होता है, हम उसको यूज करते हैं फिर। ठीक है ना, अब जल अपने आप स्वच्छ होता है, जल को हम तो स्वच्छ करने बैठ नहीं रहे। ठीक है ना, हम लोग वहां तो, हम तो गंदा करने का काम करते हैं ना, हम लोग स्वच्छ करने का काम तो करते नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कितना इस समय क्या कहते हैं, पानी कितना गंदा आता है, कहीं मिलता है, हवा साफ नहीं है। दिल्ली में देखिए इस समय क्या इशू चल रहा है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे साफ हवा का। तो इस तरह की जो सर्विसेज हमें जो फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, बताइए उसको हम लोग को थैंक यू भी नहीं बोलते नेचर को, तो उसकी सर्विसेज को हम लोग यूज करते हैं, वो होती है पारिस्थितिक सेवाएं यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज। इसे दोस्तों MEA मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट द्वारा 2005 में दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, टर्म याद रखिएगा। अब 5 तरह की सेवाएं देता है हमें इकोसिस्टम, 5 तरह की सेवाएं देता है। पहला की प्रोविजनिंग सर्विसेज, भौतिक उत्पादन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जल, भोजन, ईंधन, औषधि, सब देखिए नेचर में ही मिलता है हमको। भोजन हमें नेचर से मिल रहा है, जल मिल रहा है, जल को हमने बनाया तो है नहीं, नेचर से ही है। ईंधन लकड़ी मिलती है, औषधि दवाइयां मिलती हैं, सब क्या हम लोग उसी से तो ले रहे हैं, पौधों से, पेड़ पौधों से। ये क्या है, प्रोविजनिंग सर्विस हमें प्रोवाइड करा जाता है। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज, पर्यावरण और आपदाओं का नियंत्रण। देखिए रेगुलेट करता है, उसको मालूम है कैसे रेगुलेट चीजें चलती है, नेचर अपने आप, जैसे आप कहीं पे देखिए बहुत ज्यादा वो करते हैं, अगर आप उसको छोड़ देते हैं, नेचर उसको अपने आप अडॉप्ट कर लेता है, और फिर वहां पे फिर से क्या कहते हैं, पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज को किस तरह रेगुलेट कर रहा है, ये नेचर कर रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, मुक्त सेवा है नेचर की तरफ से, हम लोगों को फ्री सर्विसेज है। तो उसको एक काम क्या करता है, रेगुलेट करने की सर्विस करता है। दूसरा हम लोगों को प्रोवाइड कराता है प्रोविजनिंग। ठीक है, उसके बाद तीसरा है सपोर्टिंग सर्विसेज। अब देखिए हम लोग का जो मूलभूत प्रक्रियाओं में अन्य सभी सेवाओं के होने के लिए आवश्यक, अब देखिए सपोर्टिंग सर्विस क्या है, हम लोग को बेसिक सपोर्ट कहाँ से मिलता है, जीवन का आधार जो हो, जैसे मिट्टी का निर्माण। अब हम लोग मिट्टी का निर्माण तो नहीं कर सकते, हम लोग मिट्टी से घर बना सकते हैं, ईंटें बना सकते हैं, और चीजों को उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी तो हम नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो तो नेचर की देन है। पोषण चक्र हम तो नहीं बना सकते, पोषण चक्र हम लोग उसमें नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं साइंस, अपने साइंस को यूज करके, लेकिन मिल तो हमें बेसिकली वो नेचर से ही रहा है ना, हम तो उसको नहीं बना रहे हैं। भाई फल आप नहीं बना सकते, आम आप खुद से नहीं बना सकते, जो पहले से नेचर उसी में ही हम लोग साइंटिफिक कुछ चीजों को लगा के बदल देते हैं। फिर देखिए चौथा है कल्चरल सर्विसेज, वे लाभ जिन हमें मानसिक, आध्यात्मिक और मनोरंजन शक्ति प्रदान करती है। अब जैसे कि पर्यटन है, अब पर्यटन हम लोग घूमने क्यों जाते हैं, झरने देखते हैं, वहां की बाग बगीचे देखते हैं, बड़े बड़े हम लोग बीच पे जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को शांति मिलती है, आध्यात्मिक, वो हम नहीं बना रहे, वो ऑलरेडी है, नेचर के द्वारा है। झरने देखना, बड़े बड़े जगहों पे जाना, नदियों के किनारे जाना, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखिए बनी, सुंदरता है जिसे हम लोग नेचुरल सुंदरता बोलते हैं। ठीक है ना, धार्मिक महत्व, अपने हम लोग पेड़ पौधों की पूजा होते हैं, अभी भी कहीं होते हैं, नदियों की पूजा, पौधों की पूजा, पेड़ों की पूजा, ये सब क्या है, धार्मिक महत्व है, सॉरी कल्चरल सर्विसेज है ना, इसका धार्मिक महत्व और मानसिक शांति है। हम लोग कहते हैं ना, शांति अगर आपको चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो कहीं घूम आइए, कहीं नेचर में हो आइए, किसी नेचुरल जगह पे जाके वहां पे कुछ दिन रह के आइए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। यही क्या है, हमारा कल्चरल सर्विसेज है। पांचवा क्या है दोस्तों, प्रिजर्विंग सर्विसेज, अनिश्चित आपदाओं से संरक्षण। अब तक तरह की अनिश्चित आपदाएं होती हैं, लेकिन उस समय कई जगहों पे बचाता है ये नेचर हम लोगों को, कोशिश ये रहती बच जाए, लेकिन यही कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंसान है, हम लोग जब छेड़छाड़ करते हैं नेचर से, तभी वो हम लोग को दिक्कत ज्यादा देता है, अदरवाइज हम लोग को संरक्षित करने का ही काम करता है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर है हमारा, और पूरा जैसे हम लोगों ने करा, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, हमें मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है मैंने बनाए हैं, उसको कर लेते हैं। हालांकि आप विश्वास रखिए, हम सारे पीवाईक्यूज को भी करेंगे, जब एक एक चैप्टर कंप्लीट जैसे जैसे होगा, उसके सारे पीवाईक्यूज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आप पूरा प्रिपेयर हो के जाएंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैंने अभी बनाए, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके साथ में इसके सारे पीवाईक्यूज सारे करा दूंगा, पुराने प्रीवियस के क्वेश्चन सारे कराऊंगा, जिससे आपका कुछ भी रह ना जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है, स्टैंडिंग स्टेट का एक इकोसिस्टम जो जो की मात्रा किसी भी समय मिट्टी मौजूद अकार्बनिक, स्टैंडिंग स्टेट क्या था, किसी भी समय में मौजूद अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रो फास्फोरस की मात्रा, वो स्टैंडिंग स्टेट था। दूसरा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, लेयरिंग, लेयरिंग क्या होती है, रेगिस्तान के, किसी के रेगिस्तान में बहुत कम पेड़ का होना, बड़े मोटे बायोमास की कुल मात्रा,
पेड़ों का सबसे ऊपरी यही था, पेड़ों का सबसे ऊपरी परत में होना और छोटी और घास का निचली परतों पे होना। ये क्या है अब स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि वर्टिकल लेयरिंग पेड़-पौधों की। तीसरा क्या है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? हमने बताया था आपको सबसे ज़्यादा जंगलों में और सबसे कम शुष्क इकोसिस्टम में। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन देखिए मैं बना भी दिया। जंगलों में सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम में और शुष्क इकोसिस्टम यानी कि रेगिस्तान में सबसे कम। फिर चौथा है निम्नलिखित में कौन सा कीस्टोन प्रजाति की विशेषता है? अब कीस्टोन की प्रजाति की विशेषता क्या थी कि वो अपने पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी संख्या की तुलना में। इसका पहला आंसर हो गया ए। पांचवा क्या है? वो प्रजाति जिसे किसी विशेष संरक्षण के नियम या प्रतीक या चेहरे के रूप में चुना जाता है। तो प्रतीक या चेहरे के रूप में किसे कहा जाता है? फ्लैगशिप स्पीशीज। ठीक है ना? आपने पढ़ा था हमने मैंने बताया था आपको याद होगा। अब ये है देखिए छठा अम्ब्रेला प्रजाति किसे कहते हैं? अम्ब्रेला प्रजाति क्या कहते हैं किसी एक के संरक्षण के माध्यम से उसी आवास की अन्य प्रजातियों की संरक्षण हो जाता है यानी कि बी। सातवां है वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी कौन सा कथन सही है? जैसे ये बिंदु जहाँ जन्मदर और मृत्युदर लगभग बराबर होती है। ये भी सही पॉइंट है। यदि प्रजाति की संख्या से अधिक हो जाए तो मृत्युदर बढ़ जाती है। हाँ, ये भी होता है कैरिंग कैपेसिटी में। ये संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने में मदद करती है। हाँ, ये भी सही यानी कि इसका उपरोक्त सभी डी यानी कि इसके सारे आंसर सही हैं। आठवां में क्या है? पारिस्थितिक अतिरेक इकोलॉजिकल ओवरशूट की स्थिति में क्या होता है? तो भविष्य की पीढ़ियों संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं। ये बात सही है। हम इकोलॉजिकल डेप्थ भी कहा जाता है। हाँ, हम ज़्यादा कर लेते हैं तो कोई इकोलॉजिकल डेप्थ होता है। आबादी अपना वहन क्षमता कैपेसिटी को पार कर लेती है। हाँ, तभी यही होता है। ये उपरोक्त सही यानी कि इसका डी आंसर है। फिर है स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटोकेस। ऑटोकेशन क्या है? किसी एक विशेष प्रजाति और जीव का पर्यावरण के साथ संबंध। देखा किसी एक पर्टिकुलर विशेष राज्य ए इसका सही आंसर है। और 10वां लास्ट क्वेश्चन है मिलेनियन इकोसिस्टम नियमों के अनुसार बाढ़ नियंत्रण और जल शुद्धिकरण किस प्रकार की सेवाएं हैं? अब जल का शुद्धिकरण क्या है? कैसे कहते हैं? सपोर्टिंग सेवाएं, ये सांस्कृतिक सेवाएं, ये प्रोविजनिंग सेवाएं, ये रेगुलेटिंग सेवाएं कि ये रेगुलेट करती है किस तरीके से बाढ़ नियंत्रण होगा, ये शुद्धिकरण किस प्रकार होगा, ये हमारी बी है रेगुलेटिंग सेवाएं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इनको करा दिया है। बाकी मैं आप परेशान मत होइएगा, मैं सारे क्या कहते हैं एक साल पीवाईक्यूज इन सारे चैप्टर जैसे चैप्टर ये कंप्लीट करूंगा, सारे पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अपने लोगों दोस्तों को फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। ठीक है ना? अब ये चैप्टर आज खत्म, मुझे उम्मीद है अगले 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।